सन्नो एक गरीब घर की लड़की थी। बिहार के पश्चिमी चंपानगर की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी मां चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ सन्नो को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दाई का काम करती थीं। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। सन्नो जब 8 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहां उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को नहीं पढ़ा पाई। सन्नो अब 17 साल की हो गई। चिकने बाल, सांवली रंगत और बड़ी बड़ी पनीली आंखों में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। सन्नो के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा, वगैरह। जायदाद के नाम पर नदी के किनारे जमीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोंपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हरीश के साथ सन्नो का ब्याह करवा दिया। हरीश सीधा सादा और मेहनती था, जो अपनी मां के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में मां बेटे के अलावा एक भैंस भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय मां बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 लोगों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो हरीश गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ परदेश चला गया। हरियाणा जाकर हरीश खेतों पर काम करने लगा। वहां हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हरीश दिल लगाकर काम करता, जिससे मालिक हरीश से बहुत खुश रहते। हरीश ने 10 महीने में ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। हरियाणा आए साथ ही जब गांव वापस जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हरीश ने सन्नो और मां के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीजें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फोन खरीदा। घर आकर हरीश ने बड़े जोश से सन्नो को फोन दिखाया और शान से बोला, ये देख, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हजारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहे बातें कर लो। ये सुनकर सन्नो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फोन लेने के लिए हरीश की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, कहकर हरीश ने सन्नो के हाथों में मोबाइल फोन थमाया। सन्नो थोड़ी देर उलट पलट कर फोन को देखती रही। फिर उसने हरीश से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें ये फोन देते जाना। वहां जाकर अपने लिए दूसरा फोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फोन पर बात करेंगे। हरीश पत्नी सन्नो के भोलेपन पर जोर से हंस पड़ा। सन्नो के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए वह बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हरीश फिर से वापस काम पर हरियाणा जाने की तैयारी करने लगा। इस बार सन्नो ज्यादा दुखी नहीं थी। हरीश के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी सन्नो रोती नहीं थी। वह मां बनने वाली थी और यह खबर वह हरीश को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हरीश के फोन के आने का इंतजार करती रहती। हरीश 4वीं क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने सन्नो को मोबाइल फोन की सारी बारीकियां समझा दी थीं। 3 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फोन की घंटी घंघना कर बज उठी। सन्नो का दिल मानो उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फोन का बटन दबाया और जी भरकर हरीश से बातें की। सास से भी हरीश की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फोन कट गया। देर तक फोन को गोद में लेकर सन्नो बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हरीश फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। सन्नो का पीला चेहरा देखकर हरीश को चिंता हुई। इस बार सन्नो में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। हरीश ने जब इस बारे में मां से बात की तो मां ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं। सन्नो के वहां से जाने के बाद मां ने बेटे हरीश को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, सन्नो को इसकी दादी के पास छोड़ा।
काम न धाम, यहाँ दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी हैं, उनकी देखरेख में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहां से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हरीश ने सहमति में सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हरीश सन्नो को उसकी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव लौट आया। अब हरीश को सन्नो के बिना घर सूना सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हरीश ने अपने किसी साथी को फोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज सुनकर हरीश हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हरीश के मोबाइल फोन पर 6 बार मिस्ड कॉल आई। हरीश की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम प्रीति था। उसकी आवाज में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हरीश के फोन पर 4 बार मिस्ड कॉल आई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हरीश जब जब अपने सन्नो और प्रीति के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उसे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती, प्रीति की मिस्ड कॉल आती तो हरीश का दिल फिर से उस मीठी आवाज की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब उनमें हर रोज बात होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की गई। शहर के पार्क में शाम के 5 बजे हरीश को आने को कहा गया। जहां हरीश समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं प्रीति 20 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की प्रीति की अदाओं में गजब का खिंचाव था। कुर्ती और चूड़ीदार पैजामी में वह